सुनाई दे रहा है आप लोग को? चलिए, गुड इवनिंग। लास्ट क्लास हमने क्या डिस्कस किया था अबाउट? लास्ट क्लास वी हैव बीन डिस्कस्ड अबाउट मैट्रिक्स ना। लास्ट जो भी हमने डिस्कस किया था अबाउट मैट्रिक्स किया था। तो टुडेस टॉपिक ऑफ डिस्कशन विल बी डिटर्मिनेंट। टुडेस टॉपिक ऑफ डिस्कशन विल बी डिटर्मिनेंट। ठीक है, डिटर्मिनेंट। नाउ डिटर्मिनेंट का अगर आप थोड़ा सा सिलेबस को देखें, डिटर्मिनेंट का सिलेबस को अगर आप देखें, डिटर्मिनेंट का मैं आपको एक बार सिलेबस को पढ़ के सुना देता हूँ कि डिटर्मिनेंट में आपको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले तो आपको डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं वो निकालना आना चाहिए आपको। ठीक है, डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, डिटर्मिनेंट में डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं वो आपको आना चाहिए। डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं ना, डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं वो आपको आना चाहिए। इसके अलावा जो को फैक्टर या फिर आपको मैं टॉपिक को बता देता हूँ ताकि आपको एक क्लियर आइडिया मिल जाए कि क्या क्या आपको इस चैप्टर में पढ़ने हैं। सबसे पहले तो डिटर्मिनेंट आपको आना चाहिए। इसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल के बारे में, माइनर कोफैक्टर, आपको डिटर्मिनेंट निकालना आना चाहिए। आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला आना चाहिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग डिटर्मिनेंट, एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग डिटर्मिनेंट। फिर आपको माइनर 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 देन कोफैक्टर, माइनर कोफैक्टर ये आना चाहिए आपको। इसके बाद आपको एडजॉइंट निकालना आना चाहिए ना, एडजॉइंट निकालना आना चाहिए आपको, एडजॉइंट निकालना आना चाहिए। उसके बाद आपको इन्वर्स निकालना आना चाहिए, आपको इन्वर्स निकालना आना चाहिए। तो दिस आर द पार्ट वी शुड नो। इन्वर्स, इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स यूजिंग डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट यूज करके भी क्या निकाला जा सकता है, इन्वर्स निकाला जा सकता है मैट्रिक्स यूजिंग यूजिंग डिटर्मिनेंट, यूजिंग डिटर्मिनेंट, यूजिंग डिटर्मिनेंट, यूजिंग डिटर्मिनेंट। तो ये सभी टॉपिक आपको अभी यहाँ पे इस चैप्टर में आपको पढ़ने होंगे वन बाय वन। सबसे पहले बात करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे डिटर्मिनेंट्स के बारे में। सबसे पहले बात किया जाएगा डिटर्मिनेंट्स के बारे में। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखते हैं डिटर्मिनेंट को। डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं उसको पहले देखते हैं। देखिए डिटर्मिनेंट, जब तक आप ये सिंबल को यूज करते हैं तो उसको कहते हैं मैट्रिक्स। ठीक है, रेक्टेंगल वाला सिंबल आप यूज करेंगे तो इसको कहते हैं मैट्रिक्स। अभी जब आप इस सिंबल को इस तरीके से लाइन से आप रिप्रेजेंट करते हैं तब इसको क्या कहते हैं, डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट का सिंबल कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, डिटर्मिनेंट का सिंबल कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, और डिटर्मिनेंट इस सिंबल से रिप्रेजेंट होता है। डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट
चलिए एक एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए। 2 3 4 5 6 7 8 9 1। सबसे पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये जो सिंबल है ये किसका है, डिटर्मिनेंट का है। ये सिंबल किसका है, डिटर्मिनेंट का। डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का निकाला जा सकता है। सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट निकाला जा सकता है। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या था, आपको अगर याद होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स हमने क्या बताया था कि जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम क्या होते थे, सेम होते थे ना। नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम क्या होते थे, सेम होते थे। नाउ जब भी हमें किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का आपको डिटर्मिनेंट, जैसे कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है 3 × 3। स्क्वायर मैट्रिक्स का जब आप डिटर्मिनेंट निकालना चाहे आपको क्या करना है, एक्सपांड करना है। एक्सपांड along any row, expand along any row or any column। ना सबसे पहले 3 by 3 मैट्रिक्स को एक्सपांड करने से पहले या फिर डिटर्मिनेंट निकालने से पहले आपको एक बार 2 by 2 स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में पहले देख लेते हैं। मान लेते हैं एक मैट्रिक्स है 2 by 2 ना। 2 by 2 का एक मैट्रिक्स है, मान लेते हैं एक 2 by 2 मैट्रिक्स है, जैसे 1 2 3 4 1 2 3 4। डिटर्मिनेंट जब भी हमें निकालना होता है सबसे पहले क्या होता है, अप टू डाउन मल्टीप्लाई। आप ये जो कोई भी 2 by 2 डिटर्मिनेंट को एक्सपांड करने के लिए अप टू डाउन मल्टीप्लाई ना, माइनस डाउन टू अप मल्टीप्लाई। पहले अप टू डाउन ना, आप ऊपर से लेकर नीचे तक, इसलिए हमने क्या लिखा, पहले 1 के साथ 4 मल्टीप्लाई, फिर बीच में माइनस साइन, फिर 3 के साथ 2 मल्टीप्लाई, ठीक है। 1 × 4 कितना 4, माइनस 3 × 2 कितना 6, तो डिटर्मिनेंट कितना -2। डिटर्मिनेंट सबसे पहले तो आपको 2 by 2 ना, 2 by 2 को ठीक से आपको मालूम होने से ही आपको 3 by 3 समझ में आएगा। 2 by 2 का और एक एग्जांपल देखते हैं 2 by 2 का, तब 3 by 3 को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। मान लेते हैं एक 7 8 2 9, ये एक 2 by 2 मैट्रिक्स है। डिटर्मिनेंट सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकाला जा सकता है। आपको ये शुरू से क्लियर होना है, डिटर्मिनेंट सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकाला जा सकता है, बाकी मैट्रिक्स का या फिर जो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा नहीं है, जिसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम सेम है, देयर स्क्वायर मैट्रिक्स। और जिसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम सेम नहीं है वो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। तो ये आपको शुरू से मान के चलना है, समझ के चलना है। ये जो हमने मैट्रिक्स लिया या फिर डिटरमिनेंट, जिसका डिटर्मिनेंट हमें निकालना है, वो कैसे कितना वैल्यू हो जाएगा, मैंने क्या बोला, आप टू डाउन मल्टीप्लाई, ठीक है ना, आप टू डाउन मल्टीप्लाई, ठीक है, आप टू डाउन। पहले 7 और 9 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, 7 और क्या करेंगे 9 को मल्टीप्लाई, बीच में क्या साइन देंगे, माइनस, फिर डाउन टू अप, 2 × 8 क्या बन जाएगा, 63 - 16, that will be how much, 47 ना, 47। इस तरीके से डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाला जाता है। और ये जो सिंबल है ट्राइंगल जैसा, ये सिंबल किसके लिए यूज करते हैं, वी यूज दिस सिंबल टू फाइंड द डिटर्मिनेंट, ठीक है, फाइंड द डिटर्मिनेंट। लेकिन यहाँ पे बात हमें इस तरीके से भी समझने की कोशिश करना है कि जो डिटर्मिनेंट है तो सिर्फ 2 by 2 मैट्रिक्स तक सीमित नहीं है ना, 2 by 2 के बाद में भी तो है। जैसे कि अगर आपको मैं बोलूँ कि एक 3 by 3, जो मैं थोड़ी देर पहले एक मैट्रिक्स लिखा भी था, एक चलिए ये तो हो गया 2 by 2 के लिए। 3 by 3 के लिए अगर एक एग्जांपल, एक मैट्रिक्स को लिया जाए, पहले मैट्रिक्स से ही तो डिटर्मिनेंट बनेगा। सपोज 2 3 4 ना, 5 6 7 8 9, सपोज 1, इसका आपको क्या चाहिए, डिटर्मिनेंट चाहिए। चलो डिटर्मिनेंट का सिंबल ही डायरेक्टली दे देते हैं, 3 by 3 या फिर उससे ऊपर में हमेशा आपको क्या करना होता है, एक्सपांड करना होता है।
एक्सपांड करना होता है अलोंग रो। नाउ आप अगर इस मैट्रिक्स में देखें, इस दिस वन इज रो 1 ना, दिस वन इज रो 2 and this is one, this one is row 3 and this one is C1 column 1, this one is column 1, this one is column 2, this one is column 3। तो आपको किसी एक रो या फिर कोई एक कॉलम चूज कर लेना होगा, कोई एक रो या फिर कोई एक कॉलम आपको क्या कर लेना होगा, चूज कर लेना होगा। क्योंकि होता क्या है कि आपको किसी एक रो को लेके या फिर किसी एक कॉलम को लेके हमेशा क्या करना होता है, एक्सपांड करना होता है। अभी सबसे पहले तो ये आप खुद डिसाइड करना है कि आप किसके बेसिस पे आप एक्सपांड करना चाहते हो। अब रो 1 का बेसिस पे एक्सपांड, ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं कि रो 1 का बेसिस पे ही हम लोग एक्सपांड करने को कोशिश करते हैं। ठीक है, रो 1 का बेसिस पे ही हम लोग क्या करते हैं, एक्सपांड करने को कोशिश करते हैं ना। रो 1 का बेसिस पे जब आप एक्सपांड करेंगे, आप देख पाएंगे इस रो 1 पे 3 एलिमेंट है। होता क्या है कि आप किसी भी एलिमेंट के लिए जब एक्सपांड करेंगे ना, किसी भी रो 1 में 3 एलिमेंट है तो तीनों के लिए एक्सपांड करना होगा। जिसके लिए आप एक्सपांड करेंगे, आपको ये सोचना है कि ये रो और ये कॉलम को क्या करना है, एक्सक्लूड करना है। आपको मैं एकदम सिस्टमेटिकली अगर बताऊं कि आप जब अगर मैं मैट्रिक्स को वापस लिखूं 2 3 4 5 6 7 8 9 1, तो आप जब इस 2 के लिए एक्सपांड करेंगे ना, अब इस 2 के लिए एक्सपांड करेंगे तो 2 जिस रो में है, जिस कॉलम में है, वो हमें सोचना होगा कि नहीं है ना, उसको हमें क्या करना होगा, शुरू में ही डिलीट कर देना होगा। डिलीट बोल के नहीं, एक्चुअली देखिए इसका एक्सपांशन कुछ इस तरीके से बनता है कि जब 2 के लिए एक्सपांड किया जाएगा तो 2 जिस रो में है, जिस कॉलम में है, उसको काउंट नहीं करना। इसके अलावा आपको मैं एक पार्ट और भी बताया था कि हर एक एलिमेंट का एक एक क्या होता है। जैसे अगर आप रो 1 पे एक्सपांड करना चाहते हैं तो रो 1 में कौन कौन सा एलिमेंट है, रो 1 में कौन कौन सा, ये 2 कौन सा एलिमेंट है, A11 ना, हमें मैट्रिक्स में पढ़ा था। मैट्रिक्स में हमने पढ़ा था कि ये 3 कौन सा एलिमेंट है, ये 3 कौन सा एलिमेंट है आपका, A12 ना, A12। और ये 4 कौन सा एलिमेंट है, A13। तो आप जब भी किसी भी रो में एक्सपांड करें, जैसे आप 2 के लिए एक्सपांड करेंगे, इस 2 के लिए एक्सपांड करेंगे तो 2 को तो रखना ही है। इसके अलावा 2 जिस रो में है, 2 जिस रो में है और 2 जिस कॉलम में है, उसको हटा देना है। उसको हटा के बाकी क्या बचा हुआ दिख रहा है आपको ना, बाकी ये सब दिख रहा है 6 7 ना 9 1। इस तरीके से हर एक नंबर के लिए क्या किया जाता है, एक्सपांड किया जाता है। इस तरीके से हर एक नंबर के लिए क्या किया जाता है, एक्सपांड किया जाता है। लेकिन ऐसे सिर्फ एक एलिमेंट के लिए एक्सपांड नहीं करना, जितने भी एलिमेंट है हर किसी के लिए एक्सपांड करना है। तो हर किसी के लिए एक्सपांड करना है। इन दैट केस आपको मैं एज ए ब्रॉड तरीके से मैं फिर से नेक्स्ट पेज में आपको दिखाता हूँ पूरा एक्सपांशन। यहाँ पे एक चीज और है कि रो जिसके लिए आप एक्सपांड करेंगे ना, उसमें जो रो है और जो कॉलम है, उसको प्लस करके अगर ऑड आया ना, ऑड आया तो सामने नेगेटिव साइन बैठेगा। क्या मतलब है, इसको मैं शुरू से फिर से आपको मैं बताता हूँ ताकि आप इसको ठीक से रिलेट कर पाए। मैंने डिटर्मिनेंट क्या लिया था आपका, इधर 2 लिया था, इधर 3, इधर 4, इधर 5, इधर 6, इधर 7, इधर 8, इधर 9, इधर 1। दिस वन इज रो 1, दिस वन इज रो 1। और इस क्वेश्चन में हम लोग एक्सपांड करेंगे, एक्सपांड ना, एक्सपांड अलोंग रो 1। तो रो 1 में आप देखेंगे पहला वाला एलिमेंट क्या है। आप अगर 2 के लिए एक्सपांड करें, 2 कौन सा एलिमेंट है, A11। अब देखें ये जो रो और कॉलम है ना, रो और कॉलम है ना, इसको अगर प्लस करके, इसको अगर प्लस करके इवन होता है तो सामने प्लस साइन। ये जो 2 के लिए जब आप एक्सपांड करेंगे, 2 जिस रो में है, जिस कॉलम में है, उसको हटा देना है। ठीक है, उसको हटा देना है। उसको हटाने के बाद, इसको हटाने के बाद जो भी आपका बचा हुआ पार्ट है, जैसे ये 2 इस रो में है, इस कॉलम में ये हट गया तो क्या बचा, 6 7 9 1 है कि नहीं, 6 7 9 1। तो हमने क्या डिसाइड किया कि हम रो 1 पे एक्सपांड करेंगे। तो रो 1 में, ये रो 1 में आप देख पाएंगे सेकेंड एलिमेंट क्या है, 3। और ये 3 कौन सा एलिमेंट है, A12। 1 2 है कि नहीं बताइए। 1 2 मतलब क्या था कि पहला रो सेकेंड एलिमेंट, पहला रो सेकेंड कॉलम ना, पहला रो सेकेंड कॉलम। तो मैंने क्या बताया अभी अभी कि अगर रो और कॉलम को ना, अगर रो और कॉलम को ये जो 1 और 2 है ना, 1 और 2 है ना,
ये रो और कॉलम को प्लस करके, रो और कॉलम को प्लस करके, यही मैंने लास्ट पेज में अभी जो बताया कि रो और कॉलम को प्लस करके अगर ऑड मिलता है तो सामने नेगेटिव साइन होता है। ये मैट्रिक्स में खास ध्यान रखने वाली चीज है कि जब भी आप डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो सम ऑफ रो और कॉलम अगर ऑड नंबर आता है तो सामने हमें क्या साइन लगाना होता है, माइनस साइन लगाना होता है। इवन होने से कोई दिक्कत नहीं है, इवन होने से कोई दिक्कत नहीं है। अभी ये जो 3 के लिए जब आप एक्सपांड करेंगे, तो 3 के लिए जब आप एक्सपांड करेंगे तो 3 का सामने आपको देना है नेगेटिव साइन, ठीक है ना। 3 का सामने आपको देना है नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन 3 के लिए एक्सपांड करेंगे। नाउ 3 के सामने नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि 3 कौन सा एलिमेंट है, 1 2 ना, 1 2, 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 क्या होता है, 3 होता है ना। 3 क्या है, ऑड नंबर। सम ऑफ रो एंड कॉलम, सम ऑफ रो एंड कॉलम अगर ऑड होता है तो सामने नेगेटिव साइन देना होता है। जब ना अभी जब ये 3 के लिए आप एक्सपांड करेंगे, 3 जिस रो में है, जिस कॉलम में है, उसको हटा देना है, उसको हटा देना है। मतलब अभी अगर आप सिर्फ 3 के लिए सोचे तो 3 के लिए सोचने से 3 इस रो में है, इस कॉलम में, उसको हटा देना है। बाकी क्या बचा हुआ है, अगर आप बाकी पार्ट को देखें ना, इन दोनों के अलावा बाकी पार्ट को अगर आप देखें तो यहाँ पे 5 है, 5 आएगा ना। यहाँ पे 7 है तो 7 आएगा, ठीक है। यहाँ पे 8 है तो 8 आएगा। यहाँ पे 1 है तो 1 आएगा, ठीक है ना। 1 है तो 1 आएगा। तो बेसिकली जिसके लिए एक्सपांड किया जाएगा ना, जिसके लिए एक्सपांड किया जाएगा वो क्या हो जाएगा, उसको, जिसके लिए एक्सपांड किया जाएगा उसको हमेशा पहले क्या कर देना है, हटा देना है, उसको डिलीट कर देना है। उस तरीके से हमें सोचना है। नाउ अभी रो 1 खत्म नहीं हुआ एक्सपांडिंग में, ठीक है ना। रो 1 खत्म नहीं हुआ, रो 1 में और एक एलिमेंट है, कौन है, 4 है। अभी ये 4 कौन सा एलिमेंट है, अगर आप 4 का एलिमेंट का प्लेस देखें तो ये 1 3, 1 3 मतलब ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है ना, ये थर्ड कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, ये फर्स्ट कॉलम है। तो बेसिकली इस 4 के लिए जब आप एक्सपांड करेंगे तो 4 का सामने क्या साइन आएगा, प्लस ही आएगा। प्लस किस लिए आएगा, बिकॉज सम ऑफ रो एंड कॉलम, सम ऑफ रो एंड कॉलम अगर इवन होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। सम ऑफ रो एंड कॉलम अगर इवन होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कब है, ऑड होने से। ऑड होने से सामने क्या साइन आएगा, नेगेटिव आएगा। इवन होने से डायरेक्टली, अभी आप देखें कि ये जो 4 है, ये जिस रो में है, जिस कॉलम में है, वो हट गया तो बचा कौन है, ये चारों बचा हुआ है ना अभी, 5 ना, 5 5 6 8 9। ये होता है फर्स्ट स्टेप ऑफ एक्सपांशन, ये होता है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ एक्सपांशन, दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ एक्सपांशन। उसके बाद जो नॉर्मल एक्सपांशन हमने अभी अभी दिखाया कि आपको 2 ना, ये 6 इंटू 1 अप टू डाउन ना, 6 इंटू 1 माइनस डाउन इंटू अप, 9 इंटू 9 इंटू 7, 9 इंटू 7, 9 इंटू 7। अब फिर क्या है, -3, -3, -3 में भी अप टू डाउन ना, 5 इंटू 4, 5 इंटू 1 ना, 5 इंटू 5 इंटू 1 माइनस हो जाएगा 8 इंटू 7, 8 इंटू 7, ठीक है, 8 इंटू 7। फिर इस यहाँ में +4 अप टू डाउन कितना हो जाएगा, 5 इंटू 9 ना, 5 इंटू 9 माइनस 8 इंटू 6, ठीक है, 8 इंटू 6। कहीं पे भी दिक्कत हो तुरंत पूछिए, ठीक है, कहीं पे भी दिक्कत हो तुरंत पूछिए। तो क्या हो जाएगा आपका 2, 6 इंटू 1 6 माइनस 7 इंटू 9 हाउ मच, 63, देन -3। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5, 5 इंटू 1 5 माइनस 8 इंटू 7 हाउ मच, 56, ठीक है, +4, 5 इंटू 9 45 माइनस 8 इंटू 6 48, ठीक है। तो क्या बन रहा है, 2 इंटू 6 माइनस इट विल बी -57 -3 इंटू इसका क्या बनेगा, -51 +4 इंटू 4 इंटू इसका माइनस क्या बनेगा, -3, -3 ना, -3, -3। तो अल्टीमेटली क्या
अल्टीमेटली क्या बन रहा है फिर 2 इंटू माइनस 57 माइनस 114, ये प्लस हो जाएगा ना 153, ये क्या हो जाएगा -12। तो इन इसको अगर आप देखें 153, ये दोनों नेगेटिव में है तो आप प्लस कर सकते हैं, तो क्या बनेगा -126। तो अल्टीमेटली जो डिटर्मिनेंट है उसका आंसर क्या बन रहा है आपका 727। आंसर इज हाउ मच 27। इस क्वेश्चन का जो हमने अभी अभी क्वेश्चन सिलेक्ट किया उसका डिटर्मिनेंट कितना बना 27। तो ये होता है कंप्लीट प्रोसेस ऑफ एक्सपांशन, कंप्लीट प्रोसेस ऑफ एक्सपांशन, कंप्लीट प्रोसेस ऑफ एक्सपांशन। ठीक है कि नहीं बताइए एक बार, क्लियर है? एक क्वेश्चन मैं और दिखाऊंगा, लेकिन ये क्लियर है कि नहीं ये बताइए एक बार। ठीक है, आप लोग को समझ में आया? चलिए एक एक और देखते हैं, अच्छा है फिर। 571203798, इसका एक्सपांशन आप लोग कोशिश कीजिए, तो अभी कमेंट सेक्शन में बताइए कितना मिल रहा है आपको। इसका एक्सपांशन अभी कोशिश कीजिए तो, या फिर डिटर्मिनेंट निकालने के लिए कोशिश कीजिए तो। कोई भी रो आप चूज कर सकते हैं, सिर्फ आपको ध्यान में यही रखना है कि जब सम ऑफ रो एंड कॉलम जिसके लिए आप एक्सपांड करेंगे वो अगर ऑड होता है, आप इसको रो 1 मान लीजिए। यहाँ पे भी अगर आप सोचे कि आप एक्सपांड करेंगे ना, एक्सपांडिंग अलोंग रो 1 कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप रो 1 हो, रो 2 हो, रो 3 हो, आप किसी में भी एक्सपांड कर सकते हैं। तो अगर आप रो 1 पे एक्सपांड करना चाहते हैं तो सबसे पहले कौन है 5 ना, तो 5 के लिए एक्सपांड करेंगे तो 5 जिस रो में है, जिस कॉलम में है, उसको हटा देना होगा। हटा देने से कौन बचा हुआ है, ये चारों बचा हुआ है, ठीक है ना। तो ये चारों के लिए क्या लिखेंगे 0398, 0398, ठीक है। अभी जब ये 7 कौन सा एलिमेंट है, 7 कौन सा एलिमेंट है A12। यही मैं बात कर रहा था कि अगर सम ऑफ रो एंड कॉलम जिसके लिए आप एक्सपांड करेंगे, सम ऑफ रो एंड कॉलम अगर ऑड नंबर होता है तो उसका सामने आपको नेगेटिव साइन देना होता है, ठीक है, नेगेटिव साइन। अभी 2 के लिए कौन कौन आएगा, 2 के लिए 7 का जब एक्सपांड करेंगे तो कौन कौन आएगा, देखिए सिंपल सी बात है कि 7 जिस रो में है, जिस कॉलम में है, उसको हटा देना होगा। तो 7 के लिए कौन कौन आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, जो बाकी है वही तो आएगा, है कि नहीं। सिमिलरली जब आप सामने नेगेटिव साइन क्यों आया, नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि 7 एलिमेंट कौन सा था A12 सम ऑफ रो एंड कॉलम अगर ऑड नंबर होता है, सम ऑफ रो एंड कॉलम इफ इट इज ऑड नंबर देन नेगेटिव साइन आएगा। अभी जब 1 के लिए आप एक्सपांड करेंगे, 1 कौन सा एलिमेंट है A13, 1 प्लस 3 हाउ मच 4 तो पॉजिटिव ना, 4 तो पॉजिटिव। फिर 1 जिस रो में है, जिस कॉलम में, उसको आप हटा देना है। 1 जिस रो में है, जिस कॉलम में, हटा देना है। बाकी कौन बचा हुआ है 2079 ना, 2079। तो क्या बन जाएगा फिर, अभी इस पहले इसके लिए एक्सपांड करते हैं, कितना बन जाएगा 5, फिर ब्रैकेट अप टू डाउन 0 इंटू एट माइनस 9 इंटू 3, 9 इंटू 3, फिर -7, यहाँ पे भी 2 इंटू एट माइनस 7 इंटू 3, 7 इंटू 3, ठीक है, प्लस 1, क्या बनेगा 2 इंटू 9 ना, 2 इंटू 9 माइनस 7 इंटू 0, ठीक है। तो क्या बन रहा है अभी 5, इसका तो 0 ही है, 0 माइनस 27 माइनस 27, ठीक है, -7, 2 इंटू 8 16 माइनस 21 -5 प्लस 1, 2 इंटू 9 18 माइनस 0 18, ठीक है, डायरेक्ट लिखा हमने। तो 5 इंटू -27 कितना हो जाएगा -135,
प्लस 35 प्लस 18, इन दोनों का कितना हो जाएगा? -100 प्लस 18 दैट इज -82 is the value of determinant. -82 is the value of determinant. तो ये प्रोसेस अप्लाई करते हैं, दिस प्रोसेस वी अप्लाई टू फाइंड, यस -72, यस -82 ना 72, एक बार चेक कर लीजिएगा कितना हो रहा है आपका। तो इस प्रोसेस से हम लोग क्या निकालते हैं? डिटर्मिनेंट निकालते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस से हम लोग क्या निकालते हैं? डिटर्मिनेंट निकालते हैं। डिटर्मिनेंट के बाद यस -82, देखिए डिटर्मिनेंट यूज करके ट्राइंगल का भी एरिया निकाला जा सकता है बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट, बाय डिटर्मिनेंट यूज करके ना, डिटर्मिनेंट बाय यूजिंग determinant we can find area of triangle, देखिए जब भी ट्राइंगल बोला जाता है, ट्राइंगल में आपको इस पॉइंट को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं वर्टेक्स ना, वर्टेक्स। ये भी वर्टेक्स, ये भी वर्टेक्स, ये भी क्या है? वर्टेक्स। बात किया जाए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ना, बात किया जाए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, हर एक वर्टेक्स का एक एक क्या होता है? कोऑर्डिनेट होता है। इसका ये जो पहला वर्टेक्स है ना, ये जो पहला वर्टेक्स है, इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं कितना? x1 y1, ठीक है, x1 y1। जो ये जो सेकंड वर्टेक्स है, इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x2 y2, ठीक है, x2 y2। और ये जो थर्ड वर्टेक्स है, इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x3 y3। इसमें सबसे पहला कि अगर आपको एरिया निकालना, देखिए इसमें दो तीन कॉन्सेप्ट आपको सीखना है अबाउट फ्रॉम द ट्राइंगल पार्ट। सबसे पहला जो चीज आपको सीखना है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज गिवन बाय, एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज गिवन बाय हाफ इनटू, ये जो तीनों पॉइंट्स है ना, इन तीनों पॉइंट्स को आप ऐसे लिख दे, यहाँ पे x1 फिर y1 ना, फिर यहाँ पे x2, यहाँ पे y2, फिर यहाँ पे x3, फिर यहाँ पे y3। और तीसरे वाले पार्ट में आप 1 1 1 लगा दीजिए, 1 1 1। तो ये पूरा का पूरा फॉर्मूला बन जाता है किसका? एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग डिटर्मिनेंट। ये जो x1 y1 ये पहला पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट है, ये थर्ड पॉइंट है। और क्योंकि ये डिटर्मिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स का ही बनता है, तो जो लार्ज वाला क्या है? 1, ठीक है ना, लार्ज वाला क्या है? 1 है। तो ये फॉर्मूला अप्लाई किसके लिए करते हैं? टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग डिटर्मिनेंट। अगर आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर आपको याद होगा ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर आपको याद होगा, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी इसी तरीके से अगर 3 पॉइंट्स होते हैं ना, 3 पॉइंट्स अगर होते हैं, इन तीनों पॉइंट्स का एरिया निकालने के लिए, मतलब अब इसको भी ऐसे भी समझना है, 3 पॉइंट्स एक ही लाइन में होने से उसका नाम क्या था? कोलिनियर ना, इसका नाम क्या था? कोलिनियर। इफ 3 points are collinear, in that case area of triangle क्या माना जाता है? 0 ना। 0 किस लिए?
अगर कोलिनियर है तो उससे ट्राइंगल बनेगा ही नहीं ना। अभी अगर ये तीनों पॉइंट से आपको अगर मैं पूछूं कि इन तीनों पॉइंट से ट्राइंगल बनेगा क्या, इन तीनों पॉइंट से ट्राइंगल बनेगा क्या, तो आप क्या बताएंगे? ट्राइंगल नहीं बनेगा। ट्राइंगल क्यों नहीं बनेगा? बिकॉज दे आर कोलिनियर। कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में, एक ही लाइन में होने से क्या नहीं बन सकता? ट्राइंगल नहीं बन सकता। ट्राइंगल नहीं बन सकता। इन दैट केस इसका जो एरिया होगा वो भी क्या होगा? जीरो होगा। बेसिकली अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बात किया जाए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक फॉर्मूला था, अगर आपको याद होगा, हाफ इंटू x1 ना, y2 y2 माइनस y3 प्लस x2 x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये एरिया का फॉर्मूला आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए। इसी फॉर्मूले को इसी फॉर्मूले को इसी फॉर्मूले को जब डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखते हैं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। तो दोनों फॉर्मूला अलग अलग नहीं है, ठीक है ना, एक ही है। x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। तो ये एरिया है। तो काफ़ी बार आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए देगा, काफ़ी बार आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए दे सकता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए देके आपको पूछ लेगा कि ना, अगर क्वेश्चन में ये भी देखना है, अगर कोलिनियर प्रूफ करने दिया तो आप क्या करेंगे? एरिया निकाल लेंगे। अगर एरिया का वैल्यू जीरो आया, ठीक है, अगर एरिया का वैल्यू जीरो आया तब आपको समझ जाना है कि वो कोलिनियर है, क्योंकि एरिया जीरो सिर्फ और सिर्फ कोलिनियर का केस में ही बन सकता है, ठीक है। और अगर एरिया जीरो नहीं आया तो जो भी आंसर आएगा, दैट आंसर विल बी योर वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल। आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर निकालने के लिए दिया तो इन दैट केस आपको तीनों तीनों का जो वैल्यू है ना, तीनों कोऑर्डिनेट का, आप कोऑर्डिनेट मान लीजिए क्योंकि पॉइंट है तो पॉइंट मतलब कोऑर्डिनेट ही हुआ। तीनों कोऑर्डिनेट का वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। तीनों कोऑर्डिनेट का वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है। तीनों कोऑर्डिनेट का वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। उस हिसाब से आप क्या कर सकते हैं? एरिया निकाल सकते हैं। अगर एक एक क्वेश्चन देखते हैं, मान लेते हैं 3 पॉइंट है, मान लेते हैं 3 पॉइंट्स है, ठीक है। एक है सपोज 4 7, ठीक है, एक 2 1, एक 3 8। इन तीनों पॉइंट्स है, इन तीनों पॉइंट से जो एरिया बनेगा उस एरिया को कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला हमने अभी भी क्या लिखा था? हाफ ना, हाफ। अगर इसको आप x1 y1 मान ले, पहला वाले को, सेकंड वाले को आप इसको आप क्या मान लेंगे? x2 y2, और थर्ड वाले को आप क्या मान लेंगे? x3 y3। तो फॉर्मूला जो अभी अभी हमने लिखा था, सबसे पहले क्या लिखा था? x1 y1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 7 1, फिर 2 1 1 3। ये चला गया, फिर से लिखते हैं। नेटवर्क थोड़ा सा डाउन है शायद। इसको हमने कोई भी पॉइंट आप मान लीजिए 2 8 ना,
cos 3145। आप इसका एरिया निकालेंगे तो फॉर्मूला हाफ x1 इसको आप क्या मान लेंगे, पहले वाले को क्या मान लेंगे x1 y1 ना, सेकंड वाले को आप क्या मान लेंगे x2 y2, थर्ड वाले को आप क्या मान लेंगे x3 y3। सबसे पहले तो आप वैल्यूज को बिठाइए अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला 281 देन 311 देन 451। अब ये जो आपको डिटर्मिनेंट मिल रहा है ना, सबसे पहले तो इसको एक्सपांड करना होगा। एक्सपांड करने का तरीका जो अभी अभी हमने बताया उसी तरीके से एक्सपांड करना होगा। तो आप अगर एक्सपांड करें तो अगर डायरेक्ट करते हैं थोड़ा सा, 2 के लिए आप एक्सपांड करेंगे तो ये दोनों मल्टीप्लाई 1 इंटू 1 माइनस ये दोनों 5 इंटू 1, ठीक है। फिर आप 8 के लिए जब एक्सपांड करेंगे, 8 कौन सा एलिमेंट है 1 2, ये ए 1 2 है तो नेगेटिव आएगा। 8 के लिए आप एक्सपांड करेंगे तो 8 के लिए ये दोनों मल्टीप्लाई 3 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 1 ठीक है, प्लस 1 के लिए आप एक्सपांड करेंगे तो 1 इंटू क्या हो जाएगा 3 इंटू 5 माइनस 4 इंटू 1। और आपको ये भी मान के चलना है कि जो एरिया है वो कभी भी नेगेटिव में नहीं होगा, एरिया जो है वो हमेशा पॉजिटिव में ही होना चाहिए, ठीक है। तो क्या बनेगा 2 इंटू 1 माइनस 5 माइनस 4 माइनस 8 इंटू 3 माइनस 4 माइनस 1 प्लस 1 इंटू 15 माइनस 4 11। तो हाफ इंटू माइनस 8 प्लस 11, माइनस 8 प्लस 8 कैंसिल, ठीक है, माइनस 8 प्लस 8 कैंसिल, ठीक है, माइनस 8 प्लस 8 कैंसिल। इन दैट केस क्या बनेगा 11/2, ठीक है, 11/2। आंसर इज 11/2 स्क्वायर मीटर, ठीक है। इस तरीके से आप क्या निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्लियर है कि नहीं, एक बार बता दीजिएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्लियर है कि नहीं, एक बार बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर किसी दिन 0 मिलता है तो आपको ये समझ जाना है कि वो तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर है, ठीक है। कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में बिलोंग करना, एक ही लाइन में बिलोंग करने से उसको कहते हैं कोलिनियर। तो ये भी आपको समझ के चलना है, ठीक है। इसके अलावा चलिए मैं सिलेबस को आपको एक बार मैं सिलेबस को अगर आप देखें ना, सिलेबस हो आपके पास है तो अभी थोड़ा सा निकाल के जो ये जो टॉपिक हम लोग अभी कर रहे हैं उसमें और क्या क्या पढ़ना है उसको आप थोड़ा सा देख लेने से ठीक है, ताकि आपको भी एक आइडिया रहे कि आपको पढ़ना क्या क्या है इसमें।
एक होता है माइनर, चलिए माइनर और कोफैक्टर को भी बता देते हैं। एक होता है माइनर, एक होता है कोफैक्टर। किसी भी मैट्रिक्स का, जैसे एक मैट्रिक्स अगर हम लोग कंसिडर करें 2 3 4 5 6 7 8 9 1, माइनर जैसे कि हर एक एलिमेंट को, जैसे एवरी एलिमेंट गॉट इट प्लेस, ये कौन सा है A11, ये कौन सा है A12 ना, ये कौन सा है A13। एलिमेंट को हम लोग कुछ इस तरीके से लिखते हैं, ये क्या है A21 ना, ये क्या है A23, ये क्या है A22, A22, ये क्या है A23, ये क्या है A31, ये क्या है A32, ये क्या है A33। माइनर, माइनर को एम से रिप्रेजेंट करते हैं, कोफैक्टर को ए से रिप्रेजेंट करते हैं। एम माइनर के लिए रिप्रेजेंट होता है, माइनर के लिए, और ए कोफैक्टर के लिए रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, कोफैक्टर के लिए रिप्रेजेंट होता है। जैसे हर एक एलिमेंट होता है तो एवरी एलिमेंट गॉट इज माइनर, सब हर एक एलिमेंट का क्या होता है, एक एक माइनर भी होता है। हर एक एलिमेंट का, हर एक एलिमेंट का माइनर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एम से। जैसे M11 ना, M12, M13, इस तरीके से जैसे हर एक एलिमेंट का एक प्लेस होता है, ठीक वैसे ही हर एक एलिमेंट का एक एक माइनर भी होता है, एक एक कोफैक्टर भी होता है। माइनर और कोफैक्टर का बीच में सिर्फ डिफरेंस साइन का होता है। साइन का मतलब कि जैसे हमने शुरू में ही बताया कि जब द सम ऑफ row and column, if it is odd number, if sum of row and column अगर odd number होता है तो in that case सामने क्या साइन आता है, नेगेटिव साइन आता है। लेकिन अगर सम ऑफ रो एंड कॉलम इफ इट इज इवन नंबर, देन क्या आता है, इवन होने से, इवन होने से पॉजिटिव ही होगा, इवन होने से पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, इवन होने से पॉजिटिव ही होगा। इंस्टॉल माइल होगा কিন্তু टिकल आने देखिए, माइनर का कॉन्सेप्ट सिंपल है। माइनर का कॉन्सेप्ट कैसा है कि आप जिसके लिए माइनर निकालेंगे वो जिस रो में है, जिस कॉलम में है, उसको हटा देना है। जैसे कि अगर M11 का ही बात किया जाए तो पहला एलिमेंट कौन सा है, 2 ही तो था। 2 जिस रो में है, जिस कॉलम में, उसको हटा दीजिए, बाकी क्या बचा हुआ है 6 7 9 1। तो इसका क्या बन जाएगा, 6 इंटू 1 माइनस 9 इंटू 7, तो क्या हो जाएगा आपका 6 माइनस 63, दैट इज हाउ मच, -57। इस तरीके से माइनर निकालते हैं। अभी अगर आप माइनर A12 का बारे में बात करें, आप अगर A12 के बारे में बात करें तो 1 2 कौन सा एलिमेंट है, 3 1, ये जिस रो में है, जिस कॉलम में, उसको हटा दीजिए। माइनर में साइन को ध्यान नहीं रखना है, को फैक्टर में मेनली साइन को आपको ध्यान रखना है। जैसे अगर इस 3 के लिए आप माइनर निकालेंगे तो इन दोनों को हटा दिया जाए तो क्या क्या बचा हुआ है, 5 7 8 1। तो इसमें क्या हो जाएगा, 5 इंटू 1 माइनस 8 इंटू 7 ना, दैट इज 5 माइनस 56, दैट इज हाउ मच, -51। इस तरीके से हर एक एलिमेंट का क्या निकालते हैं, माइनर निकालते हैं। सिंगल सिंगल कोई এটা তো সিঙ্গেল আর এটা প্লাস সিঙ্গেল বলে মানে কমোড প্লাস সিঙ্গেল বলে খতম है। तीनटा केला खत्म था, केला की कहीं मॉडिफाई कर गंभीर नहीं हुए थे। गंभीर नहीं अठा दिले 88 नहीं। अब पूरा टेबल का माइनर को निकालने की कोशिश करें तो कोफैक्टर में निकाल के फिर से बताऊंगा आपको। माइनर समझ में आ जाने से कोफैक्टर भी आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। माइनर में सिर्फ ध्यान रखना जिसके लिए आप माइनर निकालेंगे वो जिस रो में है, जिस कॉलम में है उसको हटा देना है, उसको गायब करके बाकी जो चारों एलिमेंट होगा उसका डिटर्मिनेंट निकालना ही उसका क्या हो जाएगा, माइनर हो जाएगा। अभी अगर अभी अगर आप M13 निकालें, ठीक है, M13 निकाले तो मैं दिखाता हूँ आपको। M13 में ये जो
ये जो 4 है ना, ये जिस रो में है, जिस कॉलम में है, उसको हटा देना है। बचा क्या? 5 6 8 9, 5 6 8 9, 5 6 8 9। तो यहाँ पे 5 6 8 9 क्या हो जाएगा? 5 इंटू 9 माइनस 8 इंटू 6, दैट इज 45 माइनस 48, दैट इज हाउ मच? -3। इस तरीके से क्या निकालते हैं? माइनर और कोफैक्टर। तो माइनर और कोफैक्टर में डिफरेंस क्या है? देखिए, अगर मैं आपको इसी यहाँ पे ये जो पार्ट मिला है ना, ये जो पार्ट मिला है माइनर 1 1, कितना मिला? -57। अगर आप इसका कोफैक्टर भी साइड बाय साइड आप निकाले A11, क्योंकि आप यहाँ पे देख पाएंगे सम ऑफ रो एंड कॉलम अगर इवन होता है तो जो माइनर है वही उसका कोफैक्टर भी हो जाएगा, वो भी उसका कोफैक्टर भी हो जाएगा। लेकिन बात किया जाए इसका A12, इसका वैल्यू कितना मिला? -51। -51। आप यहाँ पे 1 एंड 2, 1 + 2 कितना होता है? 3। 1 + 2 होता है 3। 3 होने से इसका मतलब क्या हो जाएगा? कोफैक्टर A12 क्या हो जाएगा? -51, दैट इज अल्टीमेटली +51, अल्टीमेटली +51। छोटा खत्म हो जाता है। हटाना। মনে খতম হৈ গ'লে কেনেকৈ হ'ব? কিমান লিখিছিলে? 3.5। उसी हिसाब से अगर आप देखें कि M21 अगर आप निकालें, ठीक है, M21 निकाले तो जो मैट्रिक्स है उसको दिखता है, उसी से सब कुछ काउंट होगा। दिस वन इज 2 1, ठीक है, दिस वन इज 2 1। ये जिस रो में है, जिस कॉलम में है, उसको हटा देना है। क्या बचा हुआ है? 3 4 और इधर 9 और 1, 3 4 9 1, 3 4 9 1। तो क्या हो जाएगा आपका? 3 इंटू 1, 3 इंटू 1 माइनस 9 इंटू 4, क्या हो जाएगा? 3 माइनस 36, दैट विल बी -33। लेकिन जब इसका कोफैक्टर निकालेंगे A21 का, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि क्योंकि ये 2 + 1 क्या होता है? 3 होता है। जब ऑड हो जाता है एक नेगेटिव साइन पहले दे देना है, ठीक है, एक नेगेटिव साइन पहले दे देना है, उसके बाद जो भी उसका माइनर का वैल्यू है उसको लिख देना है। तो इन शॉर्ट कोफैक्टर अगर मैं एक पूरा लिस्ट आपको दिखाऊं कि M11 और A11 का वैल्यू सेम होगा, आपको ऐसे समझना है। फिर बात किया जाए M12, तो A12 का वैल्यू क्या हो जाएगा? -M12, क्योंकि ये क्या होता है? ऑड नंबर। ऑड होने से क्या होगा? नेगेटिव होगा, इसलिए एक नेगेटिव साइन दिया जाता है। उसी तरीके से आप बात किया जाए M13 और A13 दोनों सेम होगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों क्या है? इवन है, दोनों को प्लस करने से। फिर M21, तो A21 क्या हो जाएगा? -M21, ठीक है। उसके बाद बात किया जाए M22 और A22, दोनों सेम होगा। दोनों सेम किस लिए होगा? क्योंकि सम ऑफ देम आर इवन। फिर M स्टैंड्स फॉर माइनर, A स्टैंड्स फॉर M23 और A23, तो A23 क्या हो जाएगा? -M23। क्यों? कि 2 + 3 क्या होता है? 5। 5 क्या है? इवन नंबर, सॉरी ऑड नंबर। ऑड होने से सामने नेगेटिव साइन, इसलिए नेगेटिव साइन देके फिर माइनर को लिखना है इन केस ऑफ कोफैक्टर। S स्टैंड्स फॉर कोफैक्टर। अभी अब बात करें M31 का, M3 + 1 सेम है, तो A31 सेम होगा, ठीक है, दोनों सेम होगा। फिर M32 का बात किया जाए, तो ये A32 उसका नेगेटिव साइन लगा के M32 का वैल्यू को पुट करना होगा, बिकॉज सम ऑफ देम आर नेगेटिव, सम ऑफ देम ऑड होने से नेगेटिव। इसी तरीके से M33 इज इक्वल टू A33, क्योंकि ये सम क्या है? पॉजिटिव इवन होगा, इवन होने से सेम ही होगा। इस हिसाब से आप माइनर और कोफैक्टर को निकालना होता है, ठीक है। माइनर कोफैक्टर क्लियर है कि नहीं? बताइए एक बार। माइनर कोफैक्टर
क्लियर है कि नहीं, एक बार बताइए। चलिए, अच्छी बात है। इसमें अभी एक ही टॉपिक बाकी है, ठीक है। एक टॉपिक कौन सा बाकी है आपका, जो इनवर्स वाला। इनवर्स वाला आज शुरू नहीं करेंगे, इनवर्स वाला कल करेंगे, ठीक है। अभी तक कुछ डाउट है तो बताइए, ये जो आज का टॉपिक से कुछ और डाउट है तो बताइए, उसको क्लियर करते हैं। और अदरवाइज जो इनवर्स वाला पार्ट है उसको कल नेक्स्ट क्लास में करेंगे फिर। ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट बता दीजिए थोड़ा ना। ठीक है, डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टीज भी दिखते हैं फिर। देखिए, डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी, अगर आप एनसीईआरटी का बुक का हिसाब से जाएगा तो डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी मेनली क्या क्या है उसको डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। डिटर्मिनेंट यूज करके इनवर्स भी निकालना आना चाहिए आपको, ठीक है। इनवर्स निकालना अभी तक डिस्कस नहीं किया, उसको डिस्कस करेंगे उससे पहले। डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी बहुत सारा है एक्चुअली। हाँ, डिटर्मिनेंट एक काम करते हैं फिर, कल हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ प्रॉपर्टी और आपका ये जो इनवर्स, ये दोनों हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। बहुत सारा डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी है तो उसको एज ए होल आपको डिस्कस करेंगे फिर, होगा। ठीक है। ठीक है, चलिए।